नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि इंडिया ने पैंगोंग लेक में तैनात किए मार्कोस कमांडो, जिसके बाद अब जल्द चीन का गेम ओवर होगा। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भारत की ओआईसी को नसीहत, कहा कश्मीर हमारा हिस्सा है, इस मामले में किसी की दखल हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि बीजेपी सांसद ने बंगाल में किया बड़ा दावा, कहा तृणमूल कांग्रेस के 62 विधायक हमारे संपर्क में और 15 दिसंबर तक गिर जाएगी बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी देश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। इंडिया ने पैंगोंग लेक में तैनात किए मार्कोस कमांडोज, चीन का जल्द होगा गेम ओवर। जी हां दोस्तों, जब दुश्मन के सामने जीत नामुमकिन लगने लगती है, जब जीत का कोई रास्ता नजर नहीं आता, तब एंट्री होती है मरीन कमांडोज यानी मार्कोस कमांडोज की। यानी वर्स्ट केस सिनेरियो की फर्स्ट चॉइस, बदतर हालात की पहली पसंद है मार्कोस। भारत और चीन के बीच एलएसी पर तनाव बरकरार है। दोनों ही देशों के 50,000 से ज्यादा सैनिक लद्दाख की भीषण सर्दियों में भी एक दूसरे के सामने खड़े हुए हैं। चीन तनाव कम करने की बात करता है, लेकिन अपनी जगह पर वापस जाने को तैयार नहीं है। इसलिए चीन की हर चाल को विफल करने के लिए भारत ने अब अपने सबसे खतरनाक कमांडोज को एलएसी पर उतार दिया है। अब मार्कोस कमांडो चीन की हर नापाक चाल का जवाब देंगे। बता दें कि इंडियन नेवी ने एलएसी पर पैंगोंग झील के पास अपने अपने सबसे खतरनाक मार्कोस कमांडो तैनात कर दिए हैं। इस इलाके में एयरफोर्स के गरुड़ कमांडो और आर्मी की पैरा स्पेशल फोर्स पहले से ही मौजूद है। हालांकि भारत पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ जारी तनाव को खत्म करने के लिए बातचीत कर रहा है, लेकिन चीन की चालबाजी को देखते हुए यहां ताकत भी बढ़ाई जा रही है। इसलिए अब यहां मार्कोस की तैनाती कर चीन को बड़ा संदेश भेजा जा रहा है। यहां जानने वाली बात यह है कि लद्दाख जैसे पहाड़ी इलाके में मार्कोस की तैनाती का फैसला क्यों किया। दरअसल नेवी की सबसे खास टुकड़ी का एलएसी पर तैनात होने का मतलब सीधे सीधे पैंगोंग झील से जुड़ता है। चीन ने इसी इलाके में अतिक्रमण कर फिंगर 4 से 8 तक कब्जा कर रखा है, जिसके मुकाबले के लिए वहां पर आर्मी और एयरफोर्स के कमांडो तैनात हैं। लेकिन झील में ऑपरेशन की महारत को देखते हुए अब मार्कोस को वहां पर भेजा जा रहा है, जिससे वे पानी के अंदर रहकर बिना भनक लगे दुश्मन को धूल चटा सके। इस तैनाती से मार्कोस को बेहद सर्द मौसम में ऑपरेशन को अंजाम देने का अनुभव मिल सकेगा। जी न्यूज को मिली जानकारी के मुताबिक मार्कोस कमांडो उसी एरिया में तैनात किए गए हैं जहां भारतीय और चीनी सेना इस साल विवाद के बाद से आमने सामने है। भारतीय नौसेना के कमांडोज को जल्द ही पैंगोंग लेक में ऑपरेशनल तौर पर रेडी कर दिया जाएगा। उन्हें बर्फीले पानी के अंदर पहने जाने वाले स्पेशल सूट और हथियार भी मुहैया करवाए जा रहे हैं। ये कमांडो दुश्मन की नाव को ठिकाने लगाने, झील के किनारे जमे दुश्मनों के कैंपों पर हमला करने और उनकी आक्रमण क्षमता को कम करने में काम आएंगे। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। भारत की ओआईसी को नसीहत, कश्मीर हमारा हिस्सा, इस मामले में किसी की दखल नहीं करेंगे बर्दाश्त। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर को लेकर प्रोपेगेंडा फैलाने से पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है। भारत ने एक बार फिर उसके एजेंडे को नाकाम करते हुए इस्लामिक सहयोग संगठन पर हमला बोला है। भारत ने ओआईसी को देश के आंतरिक मसलों में दखल न देने की नसीहत देते हुए कहा कि पाकिस्तान के उकसावे पर संगठन में आया ऐसा कोई भी प्रस्ताव निंदनीय है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि हम कश्मीर के मसले को सिरे से खारिज करते हैं और मीटिंग में रखे गए तथ्य गलत, भ्रामक और अनुचित थे। हमने हमेशा से यह उम्मीद की है कि इस्लामिक सहयोग संगठन का भारत के आंतरिक मसलों को लेकर कोई स्टैंड नहीं है। इसमें जम्मू कश्मीर का मसला भी शामिल है, जो भारत का अभिन्न हिस्सा है। दरअसल 27 से 29 नवंबर को नाइजर के नियामी में हुई ओआईसी के विदेश मंत्रियों की बैठक में जम्मू कश्मीर की नीतियों को लेकर भारत का जिक्र हुआ था। मंत्रालय ने कहा कि यह निराशा भरा है जिस तरह से ओआईसी अभी भी ऐसे देश के बहकावे में आकर भारत विरोधी प्रचार में शामिल हो रहा है, जिसका धार्मिक सहिष्णुता, कट्टरपंथ और अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न को लेकर एक घृणित रिकॉर्ड है। बता दें कि पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने दावा किया था कि शनिवार को नाइजर की राजधानी नीमी में ओआईसी विदेश मंत्रियों की बैठक में कश्मीर को लेकर एक प्रस्ताव पारित किया गया है। पाकिस्तान ने ओआईसी के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में कश्मीर को लेकर पारित किए गए झूठे प्रस्ताव को अपनी जीत करार दिया था। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी सांसद का दावा, टीएमसी के 62 विधायक हमारे संपर्क में, 15 दिसंबर तक गिर जाएगी ममता सरकार। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। राज्य में बीजेपी और सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस के बीच राजनीतिक उठापटक और दल बदलने का दौर जारी है। इस बीच बीजेपी सांसद सौमित्र खान ने दावा किया है कि टीएमसी के 62 विधायक पार्टी के संपर्क में हैं। ये कभी भी दल बदल सकते हैं। बीजेपी सांसद सौमित्र खान ने दावा किया है कि 15 दिसंबर तक टीएमसी को तोड़ देंगे। ममता बनर्जी का हाल ऐसा होगा कि सरकार चलाना भी मुश्किल होगा। इसके पहले सौमित्र खान ने कहा है कि ऐसी संभावना है कि राज्यपाल जगदीप धनखड़ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से राज्य विधानसभा में बहुमत साबित करने के लिए कह सकते हैं।
खान ने 28 नवंबर को यहां एक कार्यक्रम में कहा, राज्यपाल अचानक मुख्यमंत्री से 149 का आंकड़ा साबित करने के लिए कह सकते हैं, इसकी संभावना है। दरअसल ममता सरकार में मंत्री रहे शुभेंदु अधिकारी के इस्तीफे के बाद से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि वह बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। ऐसे में राज्य की मुख्यमंत्री और टीएमसी की अध्यक्ष ममता बनर्जी के लिए ये सबसे बड़ा झटका होगा। शुभेंदु मिदनापुर के दबंग नेता हैं, जिनका सिक्का आसपास के जिलों में भी चलता है। तो करते हैं अगली खबर की तरफ। चीन के इशारे पर करवाया गिलगिट चुनाव, उल्टा पड़ा इमरान का दांव। जी हां दोस्तों, पाकिस्तानी टीवी न्यूज चैनल को दिए एक इंटरव्यू में पाकिस्तान के पीएम इमरान खान कुछ सवालों में ऐसे उलझे कि अपने मुल्क की सबसे बड़ी कमजोरी का खुलासा कर दिया। बता दिया कि पाकिस्तान न सिर्फ घरेलू मोर्चे पर जमहूरियत में तंग है, आईएसआई और फौज ही यहाँ की असली सरकार है, बल्कि ये भी खुलासा कर दिया कि पाकिस्तान चीन का गुलाम हो चुका है। पाकिस्तान की अहम संस्थाओं पर चीन का रिमोट कंट्रोल चलता है और बिना ड्रैगन की इजाजत के वो कुछ नहीं कर सकते। यहाँ तक कि अरबों डॉलर के सीपेक जैसे प्रोजेक्ट का चेयरमैन भी वो चीन की इजाजत से ही बनाते हैं। चीन की गिरफ्त का ही असर है कि पाकिस्तान की इमरान सरकार ने गिलगिट बाल्टिस्तान में चुनाव करवाने और उसे राज्य का दर्जा देने का फैसला किया, लेकिन इमरान का ये दाव भी उल्टा पड़ गया। चीन का इशारा, पाक की कश्मकश। चीन के इशारे पर पाकिस्तान की इमरान सरकार गिलगिट बाल्टिस्तान पर अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में जुटी है। चुनाव में धांधली कर वहां की सत्ता हड़पना इसका एक हिस्सा है, मगर कश्मीर का ये हिस्सा किसी सूरत में पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहता, इसलिए पाक सरकार तरह तरह की साजिशों में लगी रहती है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। नेपाल में सेना रॉ चीफ, श्रीलंका में एनएसए अजीत डोभाल, बौखलाए चीन का भारत पर आरोप, छोटे देशों को डरा रहा। जी हां दोस्तों, पिछले कुछ हफ्तों में भारत के टॉप अधिकारी नेपाल और श्रीलंका के दौरे पर गए हैं। सीमा विवाद के बीच नेपाल पहुंचे भारतीय सेना के चीफ जनरल एमएम नरवणे, भारत के विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला और रॉ चीफ सामंत गोयल के दौरों के बाद चीन ने भी ऐलान किया कि उसके रक्षा मंत्री वेई वेंगे भी नेपाल जाएंगे। वहीं भारत के सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी 3 पक्षीय वार्ता के लिए श्रीलंका पहुंचे हैं। इन गतिविधियों पर चीन ने निगाहें टिका रखी हैं और दावा कर रहा है कि भारत चीन के साथ नेपाल और श्रीलंका की बढ़ती नजदीकी से परेशान होकर सक्रियता दिखा रहा है। चीन की प्रोपेगेंडा अखबार ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि चीनी रक्षा मंत्री के नेपाल दौरे के ऐलान के बाद से भारत में इस बात पर चर्चा शुरू हो गई है कि इसके मायने क्या हैं। चीन और नेपाल के बीच सैन्य सहयोग को आम बात करार देते हुए ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि इसके बावजूद इनके संबंधों को स्पॉटलाइट में रखा जाता है। अखबार ने खुद पर लगे विस्तारवाद के आरोपों का खंडन करते हुए यहां तक आरोप लगा डाला कि भारत छोटे देशों को डरा रहा है। भारत के सेना चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे 3 दिन के दौरे पर नेपाल गए थे। चीन का कहना है कि नेपाली पक्ष से दबाव कम करने के लिए यह दौरा किया गया था। उसका दावा है कि नई दिल्ली को चीन नेपाल के बीच रक्षा सहयोग से परेशानी हो रही है, क्योंकि नेपाल की ज्यादातर हथियारों की डील भारत से होती थी। 1980 के बाद से यह जगह पेइचिंग ने ले ली तो दिल्ली को गुस्सा आ गया। अखबार का कहना है कि सैन्य सहयोग में विकास चीन और नेपाल के लिए अहम है। नेपाल की भौगोलिक स्थिति की वजह से वहां जाकर बसने वाले तिब्बत से निर्वासित अलगाववादियों से चीनी सीमाओं को सुरक्षा दी जा सकती है। इसके जरिए तिब्बत ऑटोनोमस क्षेत्र में स्थिरता लाई जा सकती है। वहीं चीन के साथ सैन्य सहयोग से नेपाल में भी स्थिरता रह सकती है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कश्मीर पर इमरान खान का हर दांव फेल, गुस्से में आवाम और विपक्ष। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान में विपक्ष एकजुट होकर इमरान खान पर हमला बोला है। विपक्ष ने इमरान सरकार को 2 महीनों के अंदर गद्दी छोड़ने या अंजाम भुगतने का अंतिम अल्टीमेटम दे दिया है। इमरान खान को समझ नहीं आ रहा है क्या करें। सरकार की नाकामियों की वजह से त्रस्त जनता पहले ही से गुस्से में है और अब विपक्षी एकता की दीवार है जो मजबूत होते जा रही है। मोदी सरकार ने कश्मीर पर इमरान खान का हर दांव फेल कर दिया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भारत ने विकसित की ड्रोन मार गिराने की तकनीक, पाकिस्तानी सीमा पर जवान गोलियों से निशाना बनाकर मार गिरा रहे हैं ड्रोन। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान इन दिनों अपने आतंकवादियों को हथियार और गोला बारूद भेजने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। सीमा पार से आने वाले इन ड्रोन को जम्मू कश्मीर से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सेना और सीमा सुरक्षा बल के जवान गोलियों से निशाना बनाकर मार गिरा रहे हैं। लेकिन अब भारत ने ड्रोन को मार गिराने के लिए नई तकनीक विकसित कर ली है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने सशस्त्र बलों के लिए ड्रोन प्रणाली के विकास और उत्पादन के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को अग्रणी एजेंसी के रूप में नामित किया है। सीमा पार से हथियार ही नहीं, मादक पदार्थों की तस्करी के लिए भी मेड इन चाइना ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। पाकिस्तान के आतंकी समूहों ने सीमावर्ती राज्य पंजाब में उग्रवाद को पुनर्जीवित करने के लिए हथियारों और ड्रग्स पहुंचाने के लिए ड्रोन शॉट लॉन्च किए हैं। व्यावसायिक रूप से उपलब्ध चीनी ड्रोन 10 किलोग्राम तक के हथियार और ड्रग पैलेट ले जा
पेलोड ले जा सकते हैं। जम्मू जिले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे अरनिया क्षेत्र में बीती रात करीब 9 बजे भी बीएसएफ के जवानों ने पाकिस्तानी ड्रोन को देखा। बीएसएफ के जवानों ने ड्रोन पर गोलियां चलाई, जिसके बाद ड्रोन वापस पाकिस्तानी सीमा की ओर लौट गया। जवानों ने भारतीय क्षेत्र में हथियार व गोला बारूद गिराए जाने की आशंका के चलते रविवार सुबह भी क्षेत्र में तलाशी अभियान चलाया। दरअसल 2020 की शुरुआत से ही ड्रोन का खतरा बना हुआ है। पाकिस्तान से भेजे जा रहे ड्रोन भारतीय क्षेत्र में हथियार व गोला बारूद गिरा रहे हैं। सीमांत क्षेत्रों में इससे पहले भी कई बार पाकिस्तानी ड्रोन देखे गए हैं। 20 नवंबर को भी सांबा सेक्टर में बीएसएफ के जवानों ने पाकिस्तानी ड्रोन को सीमा के नजदीक उड़ते देखा था। गत 20 जून को बीएसएफ के जवानों ने हीरानगर सेक्टर में पाकिस्तान से हथियार लेकर आ रहे एक पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया था। सीमा पर तैनात सेना और बीएसएफ के जवान अब ड्रोन को मार गिराने के लिए गोलियां चला रहे हैं, लेकिन अब डीआरडीओ ने हथियारों और ड्रग्स से लैस सीमा पार से आने वाले चीन निर्मित ड्रोनों को निष्क्रिय करने या मार गिराने के लिए एंटी ड्रोन तकनीक सफलतापूर्वक विकसित कर ली है। समझा जाता है कि डीआरडीओ प्रमुख सतीश रेड्डी जल्द ही भारतीय सशस्त्र बलों को पत्र लिखकर स्वदेशी ड्रोन प्रणाली के उत्पादन के बारे में बताएंगे। ड्रोन को अपने नियंत्रण में लेने के लिए रडार की रेंज 2 से 3 किलोमीटर तक का है और फिर ड्रोन या मानव रहित हवाई वाहन को जाम करने के लिए आवर्तियों का उपयोग किया जाता है। विकसित तकनीक के जरिए ड्रोन को रडार के माध्यम से स्पॉट करने के बाद लेजर बीम से लक्षित करके निष्क्रिय या मार गिराया जा सकता है। डीआरडीओ की विकसित प्रणाली भारतीय निजी क्षेत्र सुरक्षा एजेंसियों के साथ साथ समवर्ती ड्रोन प्रणाली विकसित करने में सक्षम है। इस प्रणाली का नियंत्रण रेखा पर परीक्षण किया गया है और किसी भी हवाई खतरे को सफलतापूर्वक नष्ट करने में सक्षम है। डीआरडीओ ने सशस्त्र बलों के लिए ड्रोन प्रणाली के विकास और उत्पादन के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को अग्रणी एजेंसी के रूप में नामित किया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। आज का मौसम 30 नवंबर। उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी और शीतलहर की संभावना। इन 4 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। जी हां दोस्तों, बंगाल की खाड़ी के ऊपर निम्न दबाव का क्षेत्र बन गया है, जिसके सोमवार को गहरे दबाव के क्षेत्र में तब्दील होने का अनुमान है। इसके चलते अगले 4 दिनों तक तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल और आंध्र प्रदेश के तटीय हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश होने के आसार हैं। वहीं उत्तर भारत में इस बार अधिक कड़ाके की सर्दी पड़ सकती है और ज्यादा शीतलहर चल सकती है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने रविवार को यह जानकारी दी। तमिलनाडु में मत्स्य विभाग के मंत्री डी जयकुमार ने कहा कि पूर्वानुमान के मद्देनजर गहरे समुद्र में मछली पकड़ने गई तमिलनाडु की 200 से भी अधिक नावों को सकुशल वापस लाने के लिए राज्य सरकार कदम उठा रही है। क्षेत्रीय मौसम केंद्र ने एक बुलेटिन में बताया कि शनिवार से दक्षिण अंडमान सागर और दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी से सटे इलाकों में निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। बुलेटिन में बताया गया इसके अगले 24 घंटे में गहरे दबाव वाले क्षेत्र में तब्दील होने का अनुमान है। इसके पश्चिम उत्तर पश्चिम की तरफ बढ़ने और 2 दिसंबर को दक्षिणी तमिलनाडु तट के नजदीक पहुंचने का अनुमान है। इसके प्रभाव की वजह से तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में 3 दिसंबर तक हल्की से मध्यम बारिश या गरज के साथ छींटे पड़ने का पूर्वानुमान है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। वीडियो वायरल होने के बाद राजस्थान में फिर राजनीतिक हलचल तेज। गहलोत ने डोटासरा संघ मीटिंग बुलाई, बीजेपी ने मांगा इस्तीफा। जी हां दोस्तों, सत्ताधारी पार्टी के एक विधायक का वीडियो वायरल होने के बाद भारतीय जनता पार्टी की ओर से घेरे जा रहे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को सोमवार को चर्चा के लिए बुलाया है। दूसरी बीजेपी ने गहलोत से इस्तीफा मांगा है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने वायरल वीडियो ट्वीट करते हुए गहलोत पर जमकर निशाना साधा है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें बागीडोरा से कांग्रेस के विधायक और पूर्व मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय पंचायत चुनाव के दौरान लोगों के सामने कहते दिख रहे हैं कि दुंगारपुर से बीटीपी के 2 विधायकों को राज्यसभा चुनाव के दौरान 5-5 करोड़ रुपए दिए गए। इसके अलावा अशोक गहलोत सरकार से सचिन पायलट की बगावत से उत्पन्न राजनीतिक संकट के दौरान भी 5 करोड़ रुपए दिए गए। इस मामले की जानकारी रखने वाले एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने पहचान गोपनीय रखने की शर्त पर कहा कि डोटासरा इस समय सिकर के दौरे पर है, उन्हें सीएम ने चर्चा के लिए बुलाया है। संगठन के दूसरे मुद्दों के अलावा मुख्यमंत्री वीडियो वाले मुद्दे पर भी उनसे बात करेंगे। उन्होंने कहा कि स्टेट इंचार्ज और एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी अजय माकन पहले ही गहलोत से इस मुद्दे पर बात कर चुके हैं। गहलोत पर निशाना साधते हुए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने एक के बाद एक ट्वीट से मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगा। वायरल हो रहे वीडियो को रिट्वीट करते हुए शेखावत ने लिखा, गहलोत सरकार लोकतांत्रिक मूल्यों और जनादेश के साथ खेल रही है और यह छिपा नहीं है। अब पार्टी के वरिष्ठ विधायक महेंद्रजीत सिंह मालवीय के जनता के सामने स्वीकार कर लेने के बाद सीएम अशोक गहलोत के पास पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा, राज्य सरकार की ओर से विधानसभा में विधायकों की खरीद से प्राप्त किया गया विश्वास मत असल में जनता के साथ धोखा था। इसी तरह राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी की जीत भी संदेहजनक है। एक अन्य ट्वीट में मंत्री ने कहा कि
गहलोत ने खरीद फरोख्त का चक्रव्यूह बनाया, जनता को गुमराह किया और अपने छल को छिपाने के लिए बीजेपी पर वार किया। लेकिन अब इस साजिश के पीछे की चीजें खुद सामने आ रही हैं और जनता सब देख रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भाजपा सांसद का दावा, ममता सरकार से बहुमत साबित करने को कह सकते हैं राज्यपाल। जी हां दोस्तों, भाजपा सांसद सौमित्र खान ने तृणमूल कांग्रेस में असंतोष के स्वर मुखर होने के बीच रविवार को दावा किया कि राज्यपाल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से विधानसभा में अपना बहुमत साबित करने के लिए जल्द ही कह सकते हैं। इस बीच तृणमूल कांग्रेस ने कहा कि भाजपा खेमे के नेताओं के मन में लोकतंत्र के लिए कोई सम्मान नहीं है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष खान ने जलपाईगुड़ी में एक कार्यक्रम के इतर कहा कि सत्तारूढ़ दल में मौजूदा उथल पुथल और असंतोष के कारण यह प्रश्न सामने आ गया है कि क्या सदन में पार्टी के पास पर्याप्त संख्या में विधायकों का समर्थन है या नहीं। खान ने कहा, विधायक जिस प्रकार असंतोष व्यक्त कर रहे हैं और तृणमूल छोड़ रहे हैं, उसे देखते हुए राज्यपाल मुख्यमंत्री से जल्द बहुमत साबित करने के लिए कह सकते हैं। इसकी संभावना है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी के मंत्रिमंडल के कई मंत्री भाजपा में शामिल होने के लिए तैयार हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भारत पर किसी भी पड़ोसी की सैन्य कार्रवाई के खिलाफ हम हर वक्त साथ खड़े हैं, नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन की पार्टी के सांसद की चेतावनी। जी हां दोस्तों, अमेरिका के एक प्रभावशाली सांसद ने लद्दाख में भारतीय सीमा के पास चीन की जारी निर्माण गतिविधियों संबंधी खबरों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि यदि ये खबरें सही हैं तो यह चीन की ओर से उकसाने वाला कदम है और यह दक्षिण चीन सागर में जारी बीजिंग की गतिविधियों जैसा ही है। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास भारत और चीन के बीच मई से सैन्य गतिरोध की स्थिति बनी हुई है। दोनों देशों की सेनाओं ने LAC के पास बड़ी संख्या में सैन्य बलों को तैनात किया है। इस गतिरोध को सुलझाने के लिए दोनों पक्षों ने कई दौर की वार्ता की है, लेकिन इनका कोई ठोस परिणाम नहीं निकला है। डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसद राजा कृष्णमूर्ति ने PTI से कहा, यदि यह खबरें सही हैं तो यह चीनी सेना के जमीनी तथ्यों को बदलने के लिए उकसाने वाला एक और कदम होगा। अमेरिकी सदन की खुफिया मामलों की स्थायी प्रवर समिति के अब तक के पहले भारतीय अमेरिकी सदस्य कृष्णमूर्ति ने कहा, यह दक्षिण चीन सागर में उसके चीन के व्यवहार की तरह है, जहां वह द्वीप बना रहा है और जहां वह तथ्यों को बदलने की कोशिश कर रहा है। कृष्णमूर्ति ने कहा, हम डेमोक्रेटिक एवं रिपब्लिकन राष्ट्रपतियों के अपनाए इस रुख को बरकरार रखेंगे कि हम क्षेत्र में भारत के साथ खड़े हैं और चीन समेत किसी भी पड़ोसी द्वारा होने वाली हर प्रकार की सैन्य कार्रवाई के खिलाफ हैं। उन्होंने कहा कि चीन की निर्माण गतिविधियों की सूचना देने वाले स्रोतों में उपग्रह से ली गई तस्वीरें भी शामिल हैं। लगातार तीसरी बार प्रतिनिधि सभा में हाल ही में पुनः चुने गए कृष्णमूर्ति ने कहा कि अमेरिका भारत के साथ खड़ा है। उन्होंने कहा, मुझे यह कहना होगा कि अमेरिकी संसद और ट्रंप प्रशासन एवं आगामी बाइडेन प्रशासन हिंद प्रशांत क्षेत्र में हमारे भारतीय साझेदारों के साथ खड़े हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अब रडार के जरिए चीन पर नजर रखेगा भारत। मालदीव, म्यांमार और बांग्लादेश में रडार लगाने की प्रक्रिया शुरू। जी हां दोस्तों, हिंद महासागर में चीन की बढ़ती दखलंदाजी को रोकने और उस पर लगातार नजर रखने के लिए भारत अब मित्र देशों के सहयोग से अपना सुरक्षा तंत्र मजबूत कर रहा है। इसी मकसद से भारत ने श्रीलंका, मॉरिशस और सेशल्स में समुद्री निगरानी रडार स्थापित किए हैं और जल्द ही मालदीव, म्यांमार और बांग्लादेश में रडार लगाए जाने की तैयारी है। हिंद महासागर क्षेत्र में नजर रखने के मकसद से भारत ने 22 देशों की बहुराष्ट्रीय एजेंसियों के साथ सहयोग समझौता कर रखा है। भारतीय नौसेना भी 36 देशों के साथ वाइड शिपिंग एग्रीमेंट कर रही है ताकि समुद्री संचालन में एक दूसरे को सहयोग किया जा सके। लद्दाख सीमा पर चीन को घेरने के बाद नौसेना अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अपनी सैन्य ताकत को और मजबूत बना रही है। भारत की योजना चीन को हिंद महासागर में घेरने की है ताकि ड्रैगन पर और अधिक दबाव बनाया जा सके। हिंद महासागर क्षेत्र में चीन के मछली पकड़ने वाले जहाजों की मौजूदगी बढ़ी है। हर साल औसतन 300 चीन के मछली पकड़ने वाले जहाजों की मौजूदगी होती थी, लेकिन पिछले साल यह संख्या 450 तक हो गई है। दुनिया के समुद्री व्यापार का 75% और वैश्विक उपभोग का 50% हिस्सा हिंद महासागर क्षेत्र में गुजरता है। इसके अलावा महासागर क्षेत्र में हर समय करीब 12,000 व्यावसायिक जहाज और 300 मछली पकड़ने के जहाज मौजूद रहे हैं, जिनकी हमेशा निगरानी की जरूरत होती है। दरअसल चीन 3,488 किलोमीटर लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ साथ हिंद महासागर क्षेत्र पर भी अपनी बुरी नजर रखता है। हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की बढ़ती उपस्थिति भारत के लिए रणनीतिक चिंता का विषय रही है। चीनी नौसेना के पोत और पनडुब्बियां एंटी पायरेसी ऑपरेशंस के बहाने लगातार क्षेत्र में मौजूद रहती हैं। हिंद महासागर क्षेत्र में चीनी रिसर्च यानों की तैनाती में लगातार वृद्धि हुई है और भारत ने कई बार चीन के रिसर्च पोत पकड़े हैं। पिछले साल सितंबर में भारतीय क्षेत्र के करीब पहुंचे एक चीनी पोत को भारतीय नौसेना ने पकड़ा था। उसके जासूसी मिशन पर होने का संदेह जताते हुए वापस खदेड़ दिया गया था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ।
डीआरडीओ ने सेना के लिए तैयार किया एंटी ड्रोन सिस्टम। पीएम मोदी की सुरक्षा में भी होगी ड्रोन किलर की तैनाती। जी हां दोस्तों, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने सेनाओं के लिए बेहद जरूरी एंटी ड्रोन सिस्टम के विकास और उत्पादन की जिम्मेदारी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को सौंपी है। यह भी बताया जा रहा है कि एंटी ड्रोन सिस्टम अब पीएम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा का भी हिस्सा है। आवास के अलावा पोर्टेबल ड्रोन किलर उनके काफिले में भी मौजूद रहेंगे। 2020 की शुरुआत से ही ड्रोन खतरे को देखते हुए इसे आवश्यक बना दिया गया है। पाकिस्तानी आतंकवादी लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर के पार जम्मू कश्मीर में हथियार भेजने के लिए चाइनीज निर्मित कॉमर्शियल ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। डीआरडीओ ने पैसिव और एक्टिव एंट्री ड्रोन टेक्नोलॉजी विकसित की है, जिससे दुश्मन के ड्रोन्स को निष्क्रिय किया जा सकता है या फिर ध्वस्त किया जा सकता है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक डीआरडीओ चीफ सतीश रेड्डी जल्द ही देसी एंटी ड्रोन सिस्टम के उत्पादन को लेकर सेनाओं को सूचित करेंगे। इस साल गणतंत्रता दिवस और स्वतंत्रता दिवस पर तैनात किए गए एंटी ड्रोन सिस्टम का रेंज 2 से 3 किलोमीटर तक का है। इसका रडार ड्रोन के ढूंढने के साथ फ्रीक्वेंसी सिग्नल के जरिए यूएवी को जैम कर देता है। दूसरा विकसित विकल्प ड्रोन को स्पॉट करने के बाद लेजर बीम से टारगेट करने का है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।